नमस्कार। कार्यक्रम विविधा में आप सभी का स्वागत है। 1 दिसंबर विश्व भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे साथ हैं श्री संजीवा कुमार। आप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव हैं और साथ ही महानिदेशक नाको। संजीवा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि गत वर्षों में HIV एड्स के बचाव व नियंत्रण को लेकर नाको किस तरह के प्रयास कर रहा है, क्या आउटकम्स रहे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में एड्स का जो पहला केस पाया गया था वो पाया गया था सन 1986 में। उस समय इस विषय में लोगों की जानकारी बहुत ही लिमिटेड थी। ये रोग क्यों होता है इस विषय में भी लोगों की जानकारी नहीं थी। 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई और उस समय भी इस कार्यक्रम का जो मेन फोकस था वो अवेयरनेस जनरेशन पे था, क्योंकि इसका इलाज क्या है इस विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी। 2004 में ART सेंटर्स की स्थापना हुई जिसमें मुफ्त दवाइयाँ दी जाने लगी पेशेंट्स को, और ये एक बुनियादी शुरुआत हुई HIV से संक्रमित जो लोग थे उनको इलाज की प्रक्रिया से जोड़ने की। उस समय से अब तक हमारे 540 ART सेंटर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं और निरंतर रूप से इसका विस्तार हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास 25,000 काउंसलिंग सेंटर हैं और काउंसलिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है ट्रीटमेंट के पहले। तो काउंसलिंग की अगर बात करें, HIV संक्रमण जरूरी नहीं एड्स में बदले, इसको लेकर कितना सजग हुआ है समाज? पहले से इस विषय में सजगता काफ़ी आई है और इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक मुख्य भूमिका रही है। हम लोग शुरू से ही कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। सिविल सोसाइटी, NGOs, ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में ही ये नहीं जाना जाता है और ये जागरूकता फैलाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी स्टेक होल्डर बोलते हैं, उन लोगों तक जब तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी तब तक इस विषय में जागरूकता या इस विषय में कैसे आगे बढ़ा जाए, एक बार अगर पॉजिटिव पाया जाए, वो नहीं हो पाएगी। क्या लोग इस बात को भी समझ पाए हैं कि HIV से बचाव भी संभव है? बिल्कुल। हमारा जो कार्यक्रम था NACP का, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम हमारा जो था, उसका पहले प्रिवेंशन पे ही ज़्यादा जोर था और अभी भी प्रिवेंशन एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है कि लोगों को कैसे प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में बताया जाए। बच्चों को, खासकर एडोलेसेंट ग्रुप जो है, आजकल चूंकि सोसाइटी थोड़ी परमिसिव हो रही है, इसलिए शुरू से ही उनको भी इस विषय में जानकारी दी जाए। ये एक बहुत ही प्रिवेंशन का एक मुख्य कदम है और प्रिवेंशन हमेशा ही हमारा एक मुख्य फोकस रहा है और आगे भी रहेगा। तो जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी में सेफ्टी रखना एक मुख्य बात है जिसके प्रति समाज को सजग होना होगा, इसके अलावा जो अन्य कारण है, चाहे गर्भ के दौरान माता शिशु में संक्रमण होने की बात हो या फिर सिरिंजेस के इस्तेमाल को लेकर, इस पर भी फोकस रहता है? जी हाँ। एक तो हमारा हाई रिस्क ग्रुप जिसको बोलते हैं, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, MSM है जिसका अर्थ हुआ मेन हैविंग सेक्स विथ मेन, या माइग्रेंट पॉपुलेशन है जिनको इसके विषय में जानकारी कम रहती है, जिससे आपने ड्रग यूजर्स की बात की, तो ये हमारा हाई रिस्क ग्रुप है। इसके अलावा जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है गर्भवती महिलाओं में, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जब महिला गर्भवती हों और उनको विभिन्न तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसको ANC बोलते हैं, तो उसमें इसकी टेस्टिंग भी अनिवार्य रूप से की जाए। इस पे हमारा काफी जोर है और इसके हमें फल भी मिले हैं। और टेस्टिंग पर ही मैं चाहूंगा संजीवा जी, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को और जागृत करिए, क्योंकि वर्ल्ड एड्स डे 2018 की थीम भी इस पर यही है कि आप एड्स HIV के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएं और साथ ही अपनी जांच भी कराएं। तो जांच यदि करानी हो तो कहां जाएं और कितने लोग जांच करवाते हैं अमूमन? जैसा आपने बताया, इस वर्ष का जो हमारा थीम है सकारात्मक जीवन जिए, अपनी HIV अवस्था जाने, तो ये जो थीम है वो बड़ा ही रेलेवेंट है। और आपने जो प्रश्न पूछा, तो इस विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक गोल है 90-90-90। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने लोग HIV एड्स से संक्रमित हैं उसमें एटलीस्ट 90% लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनको ये समस्या है। उनका इस 90% में फिर 90% को किसी न किसी ट्रीटमेंट सेंटर से, ART सेंटर से जुड़ना चाहिए। और जो लोग जुड़ गए उसमें एटलीस्ट 90% लोगों का जो वायरस है वो सप्रेस होना चाहिए, यानी वो आम जीवन जी सकें। तो ये पहले तो हमारा गोल है 90-90-90 अचीव करना। और इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है ट्रस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी। पहले जब ICTC के माध्यम से अगर पेशेंट को पॉजिटिव पाया गया तो उसमें एक CD काउंट का कॉन्सेप्ट था
अगर पेशेंट का सीडी काउंट 350 है तो उसको एआरटी सेंटर से लिंक किया जाता था। उसके बाद ये बढ़ाकर 500 कर दिया गया और अब इसको सीडी काउंट से मुक्त कर दिया गया है। यानी आप अगर पॉजिटिव पाए गए तो आपको एआरटी सेंटर में इलाज की सुविधा दी जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी। तो यदि किसी को HIV की जांच करानी हो वो कहाँ जाए? HIV की जांच करानी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे करीब 25,000 से अधिक सेंटर्स हैं जिसमें काउंसलिंग और टेस्टिंग दोनों की सुविधा है। इसमें सबसे जो समझने वाली बात यह है कि एक सामान्य रोग ये नहीं है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपको सर्दी हुई, खांसी हुई या कोई आपको असुविधा है तो डॉक्टर ने आपको देखा और प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने दवा शुरू कर दी। लेकिन HIV एड्स के संबंध में यह प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पेशेंट सेंटर पे भी जाता है तो उसको टेस्ट कराना है, इसके लिए भी कन्विंस करना पड़ता है। एक बार अगर पेशेंट जब कन्विंस हो गया, वो व्यक्ति कन्विंस हो गया और उसकी जांच की गई, उसको अगर पॉजिटिव पाया गया तो वो ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव पाते ही वो अचानक एआरटी सेंटर में खुद ब खुद चला जाएगा। उसको ये कन्विंस कराना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो मुझको पॉजिटिव मैं निकल गया हूँ, अब मेरा क्या होगा। तो उनको काउंसिल करना कि अगर आप दवा समय से लेते रहें, निरंतर लेते रहें, उस पे अगर आप कायम रहें तो आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो पेशेंट को या इस व्यक्ति को कन्विंस कराना, फिर उनको एआरटी सेंटर में लिंक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम लोग इसको काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर बोलते हैं। काउंसलिंग का भी बहुत मुख्य इसमें भूमिका है। अगर मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वह एड्स में तब्दील हो, क्योंकि कई बार हम HIV एड्स कहते हैं तो ऐसा लगता है ये एक ही शब्द है। इन दोनों में अंतर समझना भी जरूरी है। जी बिल्कुल। वो पॉजिटिव पाया गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको HIV है। इसमें जो ये पार्थक्य है ये समझने की आवश्यकता है। जी, HIV पॉजिटिव होने के बाद जैसा आप कह रहे हैं कि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। जी, सबसे अधिक इसी बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों बहुत है, और उसके अलावा वो एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें पेशेंट को अगर ये पाया गया कि वो पॉजिटिव है तो उसको ये लगने लगता है कि अब मेरे पास भविष्य में कुछ बचा नहीं। लेकिन मैं बार बार यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो ट्रीटमेंट पे गया है और ट्रीटमेंट वो अगर रेगुलर रूप से लेते रहे तो बिल्कुल ही सामान्य जीवन वो जी सकता है। थोड़ा बताइए, इस समय भारत में सालाना कितने केसेस और जुड़ते हैं HIV पॉजिटिव के? ओवरऑल ये संख्या क्या है? गत वर्षों में जिस तरह का प्रयास रहा है नाकों का, समाज का, क्या आंकड़ों में कमी आई है? देखिए, वर्तमान में जो एस्टिमेटेड हमारा पॉपुलेशन है वो 21 लाख का है जो कि इससे संक्रमित हैं, HIV पॉजिटिव जी, जिनको ट्रीटमेंट पे लिंक करने की आवश्यकता है। और उसमें से करीब 12.5 लाख लोग हर ट्रीटमेंट का ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं। इसमें देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि जो लोग ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्री एआरटी। मतलब अब प्री एआरटी से उनको एआरटी की तरफ बढ़ना है। तो प्री एआरटी में 2 तरह की संख्या हो सकती है। एक, दो उस साल गत वर्ष में जो लोग पॉजिटिव पाए गए, इन्फेक्टेड पाए गए, उनको लिंक करना उतना कठिन नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि करीब 84,000 लोग गत वर्ष में इन्फेक्टेड पाए गए। तो हमारे पास जो इमीडिएट टास्क ये था कि इन 84,000 लोगों को कैसे ट्रीटमेंट से लिंक किया जाए। तो ये चूंकि बहुत पुराने केस नहीं हैं और काउंसलिंग के बाद निरंतर प्रयास चलते रहता है, तो उसमें करीब हम लोग 85 से 90% लोगों को ट्रीटमेंट की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे ही हैं, बड़ी संख्या है, जो कि पुराने केसेस हैं, तो उनको लिंक करना और थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो उन्होंने जो पता दिया शायद वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है या अपना नाम गलत बताया, तो उनको फिर से ट्रीटमेंट में लिंक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस दिशा में हम लोग काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। तो नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या HIV पॉजिटिव लोगों का डेटाबेस भी मेंटेन करता है? जी हाँ, जैसे मैंने आपको 21 लाख लोगों की जो संख्या दी, वो ट्रीटमेंट के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, तो फिर उन्हें मॉनिटर और ट्रैक किया जाता है? जी, मॉनिटर और ट्रैकिंग बहुत ही आवश्यक है। और हम लोगों ने जब एक बार इसका अध्ययन किया और पाया कि बहुत से लोग जो कि ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं और इसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश की जी। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसे मिशन संपर्क कहते हैं। जी। मिशन संपर्क का मुख्य उद्देश्य यही था, जिसको हम लोग नाको की भाषा में लॉस टू फॉलो अप बोलते हैं, जिनको हम लोग फॉलो अप नहीं कर पाए और वो लोग सिस्टम में वो लोग नहीं आ पाए, तो उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई और उसमें हम लोगों ने पाया कि बहुत से नाम जो थे वो डुप्लीकेट थे। अच्छा। और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए डेटा क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, कि शुद्ध हमारे पास प्योर डेटा मिले कि इतने लोग हैं, इस दिशा में, और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, तो इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति जो इस समय ट्रीटमेंट से नहीं जुड़ा है, मिशन संपर्क के अंतर्गत जुड़ना चाहे, उसे समझना होगा कि जो दवाई है और जो इलाज है क्या सरकार मुफ्त मुहैया कराती है उन्हें? बिल्कुल, ये दवा बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराई जाती है और काउंसलिंग के समय भी इसकी जानकारी दी जाती है। और ART सेंटर में भी हमारे जो उसके इंचार्ज होते
होते हैं। अगर कोई पेशेंट नहीं आया तो उसको फ़ोन करके वो लोग पूछते हैं क्यों नहीं आया भाई। अगर उसको काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो काउंसलर उनके पास जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो एडहेरेंस है ट्रीटमेंट का वो कायम रहे। जी, और श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी। यदि आप HIV या एड्स से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहें तो आप 1097 पे फोन कर सकते हैं। इस नंबर पे यदि व्यक्ति फोन करे, किस तरह की सुविधा उसे मिल सकती है? देखिए, पहले तो बात यह है कि लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि अगर एक सिम्टम उनको हो रहा है तो वो HIV है या क्या है, इस विषय में अगर उनको जांच करानी है तो कहाँ जाएं। तो पहली जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जानकारी उनको ये दी जाती है कि नियरेस्ट ICDC केंद्र वो कहाँ अवेलेबल है, जहाँ आप टेस्टिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। जी। फिर उनको इस विषय में भी जानकारी दी जाती है कि ART सेंटर्स कहाँ हैं। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत लोगों को जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं, बहुत तरह की शिकायत रहती है कि जैसे सेंटर के जो इंचार्ज थे उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या उनको समय पे दवा नहीं मिली। जो शिकायतें रहती हैं वो भी उसमें वो दर्ज करा सकते हैं और उसके निवारण की हम लोग पूरी चेष्टा करते हैं, उसका निवारण भी करते हैं। मुझको आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो सुविधा है वो भारत की 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अच्छा। जैसे कि गुजराती में है, बंगाली में है या तमिल में है, तेलुगु में है। तो जो लोग जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करें वो उस भाषा में बात कर सकते हैं और उस भाषा के जरिए उनको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संजीवा कुमार जी ने हमें बताई कि आप 1097 पर फोन कर सकते हैं, HIV एड्स से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और 12 अलग अलग भाषाओं में ये जानकारी उपलब्ध है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और यदि ये संक्रमण होता है तो इसका इलाज संभव है और इससे जुड़ी जो बीमारी होती है यदि इलाज ना हो तो वो एड्स कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे हम बच सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि समाज में जागरूकता फैले। आपने सोशल स्टिग्मा की बात की थी और IEC एक्टिविटीज एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है नाको का, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। तो सूचना घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह के विज्ञापन, क्या प्लान्स हैं? अगर लोगों को जानकारी पहुंचानी है घर घर तक तो जिसे हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री कैंपेन। अब जैसे कोई व्यक्ति सड़क से गुजर रहा है और उसने एक पोस्टर देखा जिसमें HIV एड्स के विषय में बताया गया है। पोस्टर उसने देख लिया, फिर वो आगे बढ़ा, घर की तरफ गया, घर में लेकिन फिर पहुंच के शायद उसके वो दिमाग में वो रजिस्टर नहीं हो पाता है। इसलिए उसके जीवन के हर पहलू में अगर किसी ना किसी तरह से उसको इसकी जानकारी दी जाए, जैसे मैंने एडोलेसेंट एजुकेशन की बात की, स्कूल में इसकी जानकारी दी जाए, वर्क प्लेस में इसकी जानकारी दी जाए, टीवी पे कैंपेन जो आता है उसको वो देखे, तो ये रजिस्टर हो जाएगा उसके दिमाग में। और ये कैंपेन जो है वो विविधता के साथ आपको करना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको डिफरेंट सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, उत्तर के राज्यों में डिफरेंट होगा, शायद दक्षिण के राज्यों में डिफरेंट होगा। तो ये बड़ा ही एक डिफरेंशिएटेड मॉडल उस जगह की क्षेत्रीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और हम क्या इनोवेशन ला सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति HIV संक्रमण से ग्रस्त था, दवा लेने से ठीक हो गया, क्या वह सामने आके ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में बातचीत कर सकता है? क्यों है कि जैसे कोई व्यक्ति, किसी को BP है, डायबिटीज है, उसका उल्लेख तो होता है, लेकिन अगर वह HIV पॉजिटिव हो तो फिर भी झिझक रहती है उसको। ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ एक PL-HIV ग्रुप है, पीपल लिविंग विथ HIV। अच्छा। और ये ग्रुप जो है ये बड़ा ही आर्टिकुलेट ग्रुप है और उसमें जो भी हमारा कोई ऐसा फंक्शन होता है, नाको का कोई फंक्शन हो या स्टेट्स में कोई फंक्शन हो, तो उसमें इस टाइप के लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को ये दिखाया है कि दवा ठीक से लेके वो एक सामान्य जीवन लीड कर सकते हैं। वो कम्युनिटी के लोग को हम लोग जरूर बुलाते हैं और लोग वो आके बहुत ही व्यापक रूप से और ओपनली बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वो प्रस्तुत करते हैं, जो बाकी लोग जो ऐसे सिमिलरली जो सफर कर रहे हैं उनके लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा ये स्रोत है। जी बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तोड़ना चाहेंगे? हम विज्ञापन तो देखते हैं दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पे भी सुनते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप जागरूक करना चाहें। देखिए, एक जो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि इस रोग का कोई निदान नहीं है। निदान अगर क्योर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो कि क्रोनिक डिजीज होते हैं जिनका निदान नहीं है, आपको जीवन भर इसकी दवा लेनी है। तो ये पेशेंट को कन्विंस करना है कि ये दवा वो नहीं छोड़े, इसको जीवन भर अगर वो लेते रहेंगे तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। इस मिसकंसेप्शन को खत्म करना कि चूंकि आप पॉजिटिव पाए गए, आपको एड्स है, तो उसका कोई इलाज, आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं, इस धारणा को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो HIV प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है 2017 में ये पारित हुआ जी। और इस एक्ट के जरिए भी लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि इस रोग से जो लोग ग्रसित हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा
इसको हटाया जाए। और इस हम लोगों ने मुझको ये भी बताने की खुशी है कि इसका जो रेलिवेंट रूल्स हैं वो भी हम लोगों ने बना लिए हैं। 2018 सितंबर में रूल्स भी प्रकाशित कर दिए गए हैं और अब हर राज्य में ये इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए इस विषय में हमारे अधिकारी वहाँ जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उसके स्टेटस को देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। एक बार जब ये एक्ट अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टेट्स लेवल में तो एक बहुत बड़ी उपलब्धता हमारी होगी। तो संजीवा जी, 2017 का एड्स से जुड़ा जो नया एक्ट आया, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इतना प्रयास होने के बावजूद भी जो एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, ये जो चीजें हैं रोग के साथ जुड़ी हुई, उसमें बहुत कमी आई है। ऐसा नहीं है कि आज 1986 या लास्ट दशक में जो था वो अभी भी वही स्थिति है। इसमें काफी परिवर्तन आया है, लेकिन इसको और कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे और कमाया जा सके। जैसे वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिशन लेने जा रहा है, उसके पेरेंट्स पॉजिटिव हैं तो उसको बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो इश्यूज डे टू डे इश्यूज डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा से जुड़े हुए हैं, इनको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है और खुदा न खास्ता उसे HIV पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसका एम्प्लॉयर उसको नौकरी से बेदखल या कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो फिर वो इस एक्ट के तहत संरक्षण ले सकता है। बिल्कुल, ये एक्ट उनको पूरा का पूरा संरक्षण देगा और इस विषय में जागरूकता भी बहुत बढ़ी है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को अगर HIV एड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल देते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको एक्ट का पूरा संरक्षण प्राप्त है। और जो धारणाएं आप कह रहे थे, एक तो आपने कहा कि हम सभी ये समझें कि HIV पॉजिटिव इज क्योरेबल, इलाज संभव है। दूसरा जो ऐड में देखते थे कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति से हाथ मिलाने से या स्नीजिंग से ये बीमारी नहीं फैलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्योरेबल है। क्योरेबल का मतलब तो होगा कि पूरा का पूरा आपका उससे निदान हो गया, लेकिन अगर आप डिजीज मैनेजमेंट इट कैन बी मैनेज्ड। जी, HIV पॉजिटिव कैन बी मैनेज्ड और होने के बाद वो जो धारणाएं थी हम लोग देखा करते थे बहुत दिनों पहले, जब शुरू में एक ऐड देखा करते थे शबाना आजमी के ज़माने का, जो कि हम लोग भी उस समय स्कूल गोइंग थे जी। तो उस समय जो था एक कि उससे वो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, तो वो धारणा देखिए अब कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, ऐसी कोई धारणा अब नहीं है। तो इसी तरह से सोसाइटी में इसको जानने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जरूर जाएगा। लेकिन एक जिज्ञासा श्रोताओं के मन में ये भी आ सकती है कि HIV एड्स इतने सालों से, आपने कहा 1986 में भारत में पहला केस, तो क्या इसे लड़ने के लिए कोई वैक्सीन भी बना सकते हैं हम? देखिए, रिसर्च तो बहुत जगह बहुत तरह की चल रही है, लेकिन इसका फाइनल आउटकम अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। तो अभी तो जो दवा है वही लेनी पड़ेगी रेगुलरली और उसी से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो काउंसलिंग के लिए जैसा 25,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें, नेशनल हेल्थ मिशन में आशा बहनों की बात होती है, तो जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या वो भी गाँव-गाँव जाके जागृत करते हैं? बिल्कुल, ग्रास रूट वर्कर की इसमें बहुत ही अहम भूमिका है और खासकर आशा बहनें जो हैं, क्योंकि उनका कनेक्ट जो है बिल्कुल लोगों के साथ है, तो उनका ये बड़ा अच्छा योगदान रहता है। और उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, उसके लिए ANC के दौरान इसकी जांच हो जाए अगर गर्भवती महिला की, तो इसमें भी आशा बहनें जो हैं उनका बहुत ही एक मुख्य योगदान है। और ANM बहनों का भी। ANM बहनों तो जैसे मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर जागृति है, वो भी फैली है कि सेफ सेक्स हो, कॉन्डोम की उपलब्धता पर भी नाको जोर देता है। बिल्कुल, ये हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा है और इस विषय में काफी सजगता फैली है। और क्योंकि दवा जो है निरंतर लेनी है, आपने कहा डिजीज मैनेज हो सकती है, ताउम्र दवाई लेनी है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति माइग्रेंट पॉपुलेशन का हिस्सा है या जिसे ब्रिज पॉपुलेशन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो फिर कैसे सुनिश्चित होता है कि उसे दवा मिलती रहे? दवा, जैसे वो अगर माइग्रेट भी कर रहा है तो एक तो हुआ वो कहाँ से माइग्रेट हुआ और फिर कहाँ गया, ये दो मुख्य पॉइंट्स हैं उसके जी। तो जो जहाँ पर भी जहाँ उसका वर्क प्लेस है और अगर वो पॉजिटिव पाया गया है, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो चूंकि उसको वहीं पे रहना है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि वो वहीं के ART सेंटर से उसको लिंक किया जाए। तो उसमें हमारा एक प्रोग्राम भी है माइग्रेंट और ब्रिज पॉपुलेशन के लिए, अच्छा, जिसमें ये आंकड़े हम लोग जुटाने की कोशिश करते हैं और हमारे पास है भी कि माइग्रेशन कहाँ से ज़्यादा होता है, उनका डेस्टिनेशन क्या है, और डेस्टिनेशन पे हम लोगों ने इस टाइप की सेंटर्स, काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना की है। और अगर ऐसा पॉजिटिव पाया गया तो उनको ART से लिंक किया जाए। ये हमारे कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। संजीवा जी, ये भी बताइए कि पूरे देश में किस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे दिल्ली में तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसके महानिदेशक हैं, राज्यों में और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर किस तरह से पूरा ढांचा है? देखिए, राज्य में जैसा कि आपने कहा, सेंटर में तो नाको है जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेट्स में हम लोग उसको सैक्स बोलते हैं, स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी। अच्छा, ये हर राज्य में सैक्स का गठन हो चुका है और उसके जो हेड होते हैं उनको PD बोलते हैं। तो वो PD सैक्स
हैं जो, और उनके नीचे नाको का जो सेटअप है, जैसे प्रिवेंशन का एक सेटअप है और ट्रीटमेंट का एक सेटअप है, आईईसी का सेटअप है, वही सेटअप जो है वो स्टेट्स में भी रेप्लिकेट होता है। और इसके अलावा हमारे 188 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे संख्या ज़्यादा है पेशेंट्स की, तो वहाँ डैपकूज की स्थापना की हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल यूनिट्स हमारे हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये हेल्थ सिस्टम का एक पार्ट है। तो चलते चलते संजीवा जी, जैसा कि थीम है नो योर स्टेटस, कौन व्यक्ति जांच कराए? क्या सभी जांच कराएं? कोई खास उम्र के लोग, पुरुष, महिला या सभी? नहीं, सभी को तो जांच कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने असुरक्षित सेक्स किया हो और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो जांच कराएं, तो यही है। और व्यक्ति को खुद अपने विषय में ही जानकारी होनी चाहिए कि मैंने अगर कुछ ऐसा मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मुझको जांच करानी चाहिए, लेकिन सभी को जांच कराए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे आयुष्मान भारत कार्यक्रम आया है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर निजी अस्पताल से भी इलाज कराना चाहे एचआईवी का, संभव है? या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी क्या एचआईवी की स्क्रीनिंग पॉसिबल है? जो जैसे हमारे आईसीटीसी के केंद्र आपको बताया या एआरटी सेंटर है, उसमें भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी एक बहुत अहम भूमिका है इसमें। और ये जो प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये हम लोग फिगर इकट्ठा करने का हमारा प्रयास है अभी। अच्छा। और हम लोगों ने इसमें आईएमए और जितने मेडिकल एसोसिएशन से उनसे मीटिंग भी की है। हमारा ये जो एक तबका है पूरी की पूरी तरह से प्रोग्राम में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। जब ये कैप्चर हो जाएगा तो हमारी संख्या और सुदृढ़ होगी, उसमें और वृद्धि होगी। और नाको क्योंकि डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ काम करता है, तो देश भर में मान लीजिए कोई एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रही है, नैको के साथ जुड़ना चाहती है, तो वो विकल्प भी है? बिल्कुल, वो विकल्प अवेलेबल है और वो नैको के साथ वो जोगाजोग कर सकते हैं इस विषय में। और उनको हम लोग जरूर, अगर उनकी स्टैंडिंग है और इस विषय में काम करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा तो मेन स्ट्रेंथ ही है सिविल सोसाइटी, एनजीओ, कम्युनिटी। तो चलते चलते संजीवा जी, जैसा 1992 में नैको एस्टेब्लिश हुआ, फिर हमने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के विभिन्न फेसेस देखे हैं। जैसा आपने कहा कि अभी भारत में 21 लाख ऐसे केसेस हैं, तो क्या लक्ष्य है भविष्य का? भविष्य का जो हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक एचआईवी को समाप्त करना है। समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पेशेंट नहीं बचे जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हो और जिसको सप्रेस हम लोग जिसका वायरस नहीं कर पाए हों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके साथ ये हम लोग ने अलाइन किया हुआ है। एसडीजी का ही एक पार्ट है जी, और हम लोग ने उसके साथ अपने आप को अलाइन किया हुआ है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे हमारा ये उद्देश्य भी जुड़ेगा। आज एचआईवी एड्स पर समाज को सजग करने के लिए संजीवा कुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।